कि इसको इजिप्ट को जीतना था, और इजिप्ट का जो शासक था वो था डेरियस थर्ड। तो इसने गया और इसने इजिप्ट को जीत भी लिया। डेरियस थर्ड यहां से पराजित हुआ, लेकिन डेरियस थर्ड अभी भी है पावर में, इसके पास में फारस है ना, पर्शिया। तो इसको सिकंदर को पता था कि अपने को अब सबसे कोई तगड़ी टक्कर देगा तो वो डेरियस थर्ड देगा, जिसका शासन इसके ऊपर भी था और फारस पर्शिया के ऊपर भी था। लेकिन फिर भी ये सिकंदर आगे बढ़ता है और वो फारस को भी जीत जाता है। उसके बाद में डेरियस का प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो गया। अब उसके बाद में जब ये आगे बढ़ता है, अब इसके लोग जो वो आगे से आगे चलते जा रहे थे, इसको सारी सब न्यूज पहुंचा रहे थे कि अपने कहां कहां पे किस किस का सामना करना पड़ेगा। तब इसको पता लगता है कि अब अपना जो ये छोटे छोटे राज्य तो खूब ही है बीच में, उनके आप छोड़ो रामायण, उनकी खूब सारी लड़ाइयां हुई, कई लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिए। तब इसको पता लगा अब अपना जो टक्कर होगी ना, वो होगी यहाँ पे एक एम्पायर है, उसका नाम है गांधार। उसका क्या नाम है? गांधार। और जिसका कैपिटल है तक्षशिला, और यहाँ का जो राजा है उसका नाम है आम्बी। तब इसने अपने आर्मी को प्रिपेयर किया और कहा कि अब हमारा जो मेन जो बैटल होगा, मेन जो लड़ाई होगी, वो होगी आम्बी के साथ में, तक्षशिला के साथ में। और फिर इसके लोगों ने इसको कहा कि साहब ये तो पावरफुल है, पर इससे आगे एक और एम्पायर है, वो हमें मतलब है ना साहब, वो जो था ना, वो तगड़ी टक्कर देगा, और उसका नाम था मगध, पाटलिपुत्र। ये मैंने थोड़े बड़े बड़े लिख दिए इसलिए पीछे स्पेस कम हो गया। खैर, तो ये गया और इसने अपने आर्मी को प्रिपेयर किया। ये मेंटली पूरा प्रिपेयर था, अपना जो है वो आम्बी के साथ में भयंकर वाला संघर्ष होगा। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचता है और सब युद्ध होने से पहले ही आम्बी भागा भागा आता है, आम्बी सरेंडर कर देता है कि साहब मैं तो शरणागत हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया, प्लीज आप मेरी जान बचाओ। तब सिकंदर ने खुद ने लंबी सांस ली, चलो साहब, ये तो एक कम से कम समस्या का समाधान हुआ। तो आप ध्यान रखना, गांधार या तक्षशिला के शासक आम्बी ने जो आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि पहले इसके सैनिकों ने कोई ऐसे लड़ाई वड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसको बहुत जल्दी इसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जो है वो सिकंदर या अलेक्जेंडर मेंटली हो गया था प्रिपेयर कि अब अपना जो मेन युद्ध होगा वो होगा मगध के साथ में, साहब है ना, मगध के साथ में। तो इसने अपनी आर्मी को वापस प्रिपेयर करना, सब प्रिपेयर किया। अब अपन है ना, छोटे मोटे बीच में खूब सारे साम्राज्य आएंगे, उसमें वो छोटी मोटी लड़ाइयां होगी, उसके बाद मेन लड़ाई जो है उसके साथ में होगी, सब मगध के साथ में सैनिकों का। ठीक है, तो इसने अपने डेलीगेशन भेजे आगे। कहा आगे जो भी छोटे मोटे राज्य है उनके साथ बात करो कि भाई या तो है ना सरेंडर कर दे या फिर युद्ध करने के लिए प्रिपेयर रहे। तो वो गए, पर इनको पता नहीं था कि समस्या यहाँ झेलम और चिनाब नदियों के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य का नाम क्या था, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। और यहाँ का एक राजा था, और उस राजा का नाम था पोरस। कुछ इसको कहते हैं पुरु। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक्चुअली राज्य का नाम ही पोरस या पुरु था, इसलिए राजा भी पोरस या पुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पोरस या पुरु के पास में जैसे सिकंदर की तरफ से लोग पहुंचते हैं, ठीक है, लोग पहुंचते हैं, कहते हैं, सिकंदर का इंट्रो देते हैं कि भाई सिकंदर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट है, मैसिडोनिया से निकला है, पता नहीं कितने इसने युद्ध जीते हैं, कितनी लड़ाइयां की है, और वो पूरा लंबा बायोडाटा कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं आपको अनुमान भी नहीं होगा कि कितना महान है। तो पोरस सारी बातें सुनता है, लास्ट में कहता है हाँ तो क्या, तो बस कुछ नहीं कि भाई आप है ना सरेंडर कर दो उसके आगे, और वो बहुत ही दयावान है और वो आपके प्रति दया वया दिखाएगा, बाकी कुछ नहीं। पोरस ने कहा मैं और सरेंडर संभव ही नहीं है। जो भी है तुम्हारा राजा, तुम लोग उसको क्या बोलते हो, अलेक्जेंडर या सिकंदर जो भी है, उसको जाके कह दो कि पोरस कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, पोरस युद्ध करेगा, और आओ तुम तो युद्ध के मैदान में, देखी जाएगी। तो वो जो डेलीगेशन वाले लोग हंसने लग गए, मतलब तू आम भी इतना महान शासक था, उसने भी सरेंडर कर दिया, जबकि तेरा राज्य तो बहुत छोटा है। आने वाले समय में जब लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहेंगे कि पोरस का राज्य का नाम क्या था ये भी हमें पता नहीं है, और तू युद्ध करेगा है ना अलेक्जेंडर के विरुद्ध। तब इसने क्या, करूंगा, जाओ तुम लोग यहाँ से। तुमको भगा दिया। तो वो लोग जाते हैं वापस, और आम्बी और पोरस को कहते हैं साहब उसने ऐसा ऐसा मैसेज दिया कि वो तो युद्ध करेगा। तब अलेक्जेंडर पूछता है आम्बी से, यार कौन है ये पोरस? तब ये आम्बी कहता है हाँ इसका एक छोटा मोटा साम्राज्य तो है, नाम मैंने इसका सुना हुआ है, व्यक्ति भी अच्छा बताते हैं, पर उसकी इतनी हिम्मत कि आपको चैलेंज कर दिया। तो उसने कहा हाँ किया है। तो उसने कहा चलो कुछ नहीं, युद्ध करते हैं। तो उसके बाद में सिकंदर जो है वो उसको आम्बी का भी सहयोग था, तो आम्बी और अन्य जो कई सारे राजा थे उनका सहयोग था, उन सबकी है ना सहयोग के साथ में जो उसने सब पोरस के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय लिया, और वो अटैक करते हैं। यहाँ सिकंदर से गलती हो गई, सिकंदर ने पोरस को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। उसको ऐसा लगा था कि मैं इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को पराजित करके आया हूँ, या इतने बड़े बड़े राजाओं ने मेरे सामने घुटने टेके हैं, ये तो है ही क्या, छोटो मोटो यार, छोटी सी चीज है, अभी जाएंगे युद्ध करेंगे, हराएंगे इनको तो आराम से। तो ऐसा सोच के वो आगे बढ़ता है। इधर पोरस जो है
अब पोरस को भी पता था कि भाई अपना सामना बहुत विशाल सेना से होने वाला है, इसलिए पोरस भी अपने सेनापतियों को और मंत्रियों को और सबको ही बोलता है कि भाई इस युद्ध के अंदर क्या होगा ये है ना सबको ही पता है, लेकिन फिर भी मैं तो लड़ूंगा और मैं बाकी तुम लोगों को खुली छूट देता हूँ कि भाई जो भी युद्ध में आना चाहे वो आ सकता है, नहीं आना चाहे नहीं आ सकता है। तो उसके मतलब पूरी पूरी आर्मी ने कहा कि साहब बिल्कुल हम भी चलेंगे साथ में और ढंग की टक्कर देंगे। तो इसके बाद में इसने कुछ है ना घोड़े खरीदे, पोरस ने हाथों हाथ हायर किए घोड़े, इधर से खरीदे, कुछ हाथियों की व्यवस्था की, कुछ रथ किए, ठीक है। तो वो तो मतलब ग्रीक हिस्टोरियन कहते हैं 30,000 के आसपास इसकी कुल मिला के सेना हो गई थी। इतनी सेना लेकर वो आगे आता है, जबकि सिकंदर की सेना इसकी गुलना में बहुत ज्यादा थी। सिकंदर भी आता है, सिकंदर तो अपने सेनापतियों से कहता है छोटी मोटी लड़ाई है, बस अपन फटाफट करेंगे और उसका जो मैच फाइनल हो जाएगा। इधर पोरस और पोरस के लोगों को पता था कि भाई अपना युद्ध में सब अपना तो मौत तो तय है, इसलिए पोरस ने अपने सैनिकों को, वो कहते हैं पोरस भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने जोर से बोल भगवान शिव का उद्बोधन किया और उसके बाद में कहा कि हर हर महादेव और अब तो देखा जाएगा युद्ध के अंदर। और पोरस कहता है ढंग से लड़ेंगे, ऐसे लड़ना जैसे ये अपना अंतिम युद्ध हो। तो कहते हैं पोरस की आर्मी आगे बढ़ती है, लेकिन उस दिन प्रकृति जो वो पूरे तरीके से पोरस के साथ में थी। तो इधर जैसे पोरस की आर्मी आगे बढ़ती है, एक तो जहां पे ये युद्ध हुआ वो एक तो दलदल वाला थोड़ा सा क्षेत्र था, ठीक है, झाड़ियां बहुत ज्यादा थी, वहां पे जंगल भी था। तो ये जो पूरी की पूरी जो ये ज्योग्राफी थी, ये जो टोपोग्राफी थी, तो पोरस की सेना तो इससे परिचित थी क्योंकि उनका तो जन्म ही वहीं पे हुआ था, बड़े वहीं पे हुए थे, इसलिए उनको सब पता है कि कौन सी झाड़ी जहरीली है, कौन सी झाड़ी कांटेदार है, कौन सी झाड़ी जो है वो बहुत स्मूथ है, कहाँ पे दलदल है, कहाँ पे नहीं है। इसलिए जबकि सिकंदर की सेना इससे परिचित नहीं थी। सिकंदर की सेना भी आगे बढ़ती है, सिकंदर की सेना तो वहां की जो टोपोग्राफी थी उसी में उलझ के रह गई और इतने में भयंकर बारिश आरंभ हो गई। इतनी भयंकर बारिश आरंभ हुई कि सिकंदर की सेना का एक बड़ा हिस्सा था जिन्होंने अपने जीवन में कभी बारिश देखी हुई भी नहीं थी। तो जैसे एकदम से बारिश आरंभ हुई तो कहते हैं बादल फटने जैसी बारिश हुई थी। तो पोरस के सैनिकों को देखा हुआ था ये पहले से, और सिकंदर की सेना का भी बड़ा हिस्सा था उनके ये देखा हुआ था, लेकिन एक हिस्सा ऐसा था जिसके ये देखा हुआ नहीं था, तो वो लोग डर गए। उन लोगों को लगा पता नहीं ये क्या हो रहा है। आप लोगों को बता दूं मैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि लेह के अंदर बारिश नहीं होती, और लेह के अंदर आप आज भी चले जाओ और लेह के अंदर जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं उनको आप कहो कि मैं जहां से आता हूँ वहां पर आसमान से पानी टपकता है, तो वो हंसते हैं आपके ऊपर, उनको भरोसा होता ही नहीं है। वो तो मैं एक बार लेह और लद्दाख घूमने के लिए गया, तो मेरा वो ड्राइवर मेरे को लेके गया कहीं वैली के अंदर, और वैली के अंदर वहां पे बिल्कुल टिपिकल थी, वहां पे लाइट भी नहीं थी मतलब है ना उस टाइम तक तो, और टीवी वगैरह मोबाइल नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं था वहां पे। डोकरे के पास में गाड़ी रोकी, उसके डोकरे ने मेरी तरफ इशारा कर, सॉरी मेरे ड्राइवर ने उस डोकरे को मेरी तरफ इशारा करके कुछ कहा, तो वो डोकरा हंसने लग गया। हंसने लग गया, मैंने उससे पूछा ड्राइवर से, मैंने क्या कहा तूने, तो उसने कहा, मैंने कहा इसको कि ये आदमी ऐसा दावा कर रहा है, हालांकि उसको तो पता था कि बारिश क्या होती है, ड्राइवर तो वो तो टीवी नेटवर्क सब यूज करता है, दिल्ली में पड़ा हुआ था, पर उसने उस डोकरे के साथ ऐसी मजाक करी कि तो है ना, मैंने इससे कहा कि ये जो व्यक्ति है ये ऐसा दावा कर रहा है कि ये जहां से आया वहां आसमान से है ना ये जो है ना क्या बोलते हैं पानी गिरता है, तो इस बात पे डोकरा हंस रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो कहा यार, तो वो ड्राइवर ने कहा इनको कहाँ पता है, इनके कभी टीवी देखी नहीं, वरना तो मतलब लोग टीवी के माध्यम से ही देख लेते हैं, जैसे अपने में से बहुत सारे लोगों की स्नोफॉल देखा हुआ नहीं है कि बर्फबारी कैसे होती है, पर अपने टीवी में देखा हुआ है, अपने फोटो में देखा हुआ है बर्फबारी ऐसे होती है। तो खैर वो डोगरा से, तो मैं ही उसको देख देख के हंसूं, जितने में डोकरी आई अंदर से, वो डोकरा कोई मेरे हिसाब से कोई 90-100 साल का था, और डोकरी भी इतनी कितनी डोगरी आई, डोकरे से मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में पूछे कि भाई इतना क्यों हंस रहा है, तो वो डोगरा मेरी तरफ इशारा देके अपनी लोकल लैंग्वेज में कहा कि ये कोई घूमने आया हुआ है, ये है ना अपने को बेवकूफ बना रहा है, ये कह रहा है कि मैं जहां से आया हूँ वहां आसमान से पानी गिरता है। तो वो डोगरी भी हंसने लगी जोर जोर, और डोगरी तो यूं जमीन के ऊपर बैठ कर लोटपोट ही होगी, पेट पकड़ पकड़ के हंसे, और वो काफी देर तक हंसते रहे। फिर मैंने कहा इनको कहो ये मजाक है, तो फिर वो ड्राइवर ने कहा अरे मजाक है। फिर मैंने वापस कहा अब इनकी ये चुप हो गए, अब इनको कहो वास्तव में ऐसा होता है, तो वो ड्राइवर के मरवाओगे क्या, ये हंस के मर जाएंगे दोनों, तो ये होता है वास्तव में। तो सिकंदर की सेना का बड़ा हिस्सा जिन लोगों ने कभी जो है वो बारिश देखी नहीं थी, तो उनके पैर उखड़ गए और वो पीछे की तरफ भागे वापस। तो क्या होता है कि जब आपकी बोली 100 की सेना है, मान के चलो एग्जांपल, उसमें से यदि 20-30 सैनिक भी भागने लग जाते हैं ना, तो बाकी वालों के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो सिकंदर की सेना के हौसले पस्त हो गए एकदम से, और वो कुछ सैनिक भागे। अब सिकंदर की सेना की सबसे बड़ी समस्या थी लैंग्वेज, क्योंकि ये लोग यहाँ से यहाँ तक आए थे, तो सब अलग अलग जो है वो लैंग्वेजेस वाले ग्रुप थे इनके बीच में, कौन क्या बातें करता था वो इनको मतलब है ना बड़ी मुश्किल से समझ में आती थी। तो जो लोग भागे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और जिनको समझ में आया वो तो वैसे ही भाग लिए, जिनको समझ में नहीं आया वो सब डर के मारे भाग गए। और वो सैनिक आगे भागे, कुछ लोगों ने उसको सब है ना भागते हुए सैनिकों को रोका, हुआ क्या। तब उन सैनिकों ने कहा साहब हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी है जीवन के अंदर, तो हमने देखा मतलब हर प्रकार के हथियार देखे हैं,
लोग तीर से मारते हैं, भाले से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, तलवार से मारते हैं, पर यहाँ हमने पहली बार देखा ये लोग पानी से मार रहे हैं। तो बाकी वाले सैनिक हक्के बक्के क्या बात कर रहे हैं, पानी से मार रहे हैं मतलब? तो अगर इनके पास दैत्य है, इनके पास जाइंट्स है, ठीक है, इनके पास येती जैसे कुछ लोग है, येती का कॉन्सेप्ट उनके सुना हुआ था, तो वो बाकी वाले सैनिक क्या बात कर रहे हो, हाँ ये पता नहीं कहीं से पानी भर रहे हैं और ऊपर आसमान से जो है हमारे ऊपर है ना फेंक रहे हैं। बोले ये तो है ना अजीब टाइप का सा युद्ध था। तो सिकंदर की सेना के अंदर भयंकर ही खलबली मच गई थी। वो तो फाइनली कुछ सैनिक थे जिन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने कहा अरे ये पानी नहीं फेंक रहे हैं, ये एक्चुअली बारिश हो रही है। फिर सैनिक भी जो भाग के पीछे गए थे उन्होंने देखा वहां पे भी बारिश हो रही है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, इसका मतलब सामने वाला दुश्मन तो कुछ नहीं कर रहा है। फाइनली सिकंदर के सैनिक वापस आता है और पोरस और सिकंदर के बीच में भयंकर जो है ना युद्ध होता है। ऐसा युद्ध जिसके अंदर सिकंदर मतलब ऐसा माना जाता है कि घोड़े से नीचे गिर गया था और भयंकर रूप से मतलब भयंकर क्या मतलब घायल भी हो गया था। तो वो सिकंदर के सैनिक भी देख के हक्का बक्का हो गए कि सिकंदर खुद घोड़े से गिर गया और वो घायल हो गया। तो उसके बाद में उसका घोड़ा भी इतना घायल हो गया था कि वो घोड़ा मर ही गया था। उसके बारे में हम लोग लिखेंगे अभी, उसका नाम था बुकाफेला। तो वो सिकंदर इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो गया। सिकंदर वापस खड़ा होता है, अपने सैनिकों से कहता है आगे बढ़ो। फाइनली सब आगे बढ़ते हैं वापस। फिर वापस युद्ध का एक चरण और कंप्लीट होता है। फाइनली जो है वो पोरस हारता है इस युद्ध के अंदर। लेकिन पोरस हारता है, उसके बाद सिकंदर जाता वापस अपने खेमे में जाता है, वहां जाके स्नान करके तैयार होता है, अपने घावों के ऊपर मरहम पट्टी वगैरह करता है। फिर अपने घोड़े को याद करके दुखी होता है कि मेरा घोड़ा मर गया यार इस युद्ध के अंदर। फिर वो आम्बी से कहता है यार मतलब हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, बाकी इसने जितनी टक्कर मुझे आज दी है ना, ऐसी टक्कर आज तक कभी किसी ने मुझे नहीं दी। डेरियस का साम्राज्य इतना बड़ा था लेकिन उसको भी मैंने बहुत आसानी से पराजित कर दिया था। लेकिन पोरस के साथ युद्ध भयंकर ही हुआ, मतलब बस ये है कि हारते हारते बच गए अपन। तो वो सबने कहा हाँ। अब वो कौन कमांडर, फिर फाइनली सिकंदर कहता है अपने कमांडर से कौन है ये पोरस, लाओ एक बार। तो सिकंदर को भयंकर गुस्सा आया हुआ था पोरस के ऊपर, लेकिन पोरस को बंदी बना के लेके जाते हैं उसके सामने और पोरस को खड़ा करते हैं। तो पोरस का कहते हैं कि पोरस का तेज चेहरे पे इतना ज्यादा था, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी, कि सिकंदर उसको यूं देखते ही यूं हक्का बक्का हो गया। सिकंदर ने उसको देखा, सिकंदर एक अपना सारा गुस्सा यूं भूल गया। लेकिन फिर भी सिकंदर पोरस की तरफ देखकर कहता है बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो वो पोरस देखता है सिकंदर की आंखों में आंखें मिलाकर और कहता है कि वही सलूक जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बस इतना करके पोरस चुप हो गया। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग कि एक राजा युद्ध के अंदर दूसरे राजा को मार देता है और उसके राज्य के ऊपर अधिकार कर लेता है। दूसरा मीनिंग जो ज्यादा मीनिंगफुल है कि एक राजा ही समझ सकता है कि एक राजा की इज्जत क्या होती है, एक राजा की रेस्पेक्ट क्या होती है। तो कहते हैं जैसे सिकंदर ने कहा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और जैसे ही पोरस ने कहा वही सलूक जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, तो सिकंदर ये जो रिप्लाई सुन के इतना खुश हुआ कि सिकंदर वहां से सीधा भाग कर गया और जाके उसने पोरस को गले लगा दिया। और फिर वो पोरस की प्रशंसा में कहता है कि मैंने आज तक इतने राजा देखे हैं, इतने साम्राज्य देखे हैं, पर तेरे जैसा वीर मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। तू वीरों का वीर है मतलब। वरना एक इसको भी देख ले, आम्बी को, आम्बी बेचारा साइड में खड़ा था, तो इसने एक इसको भी देख ले, आके सीधा मेरे सामने सरेंडर किया था जबकि इसका राज्य इतना बड़ा था। तो बेचारे आम्बे की तो मरने जैसे ना नौबत आ गई। आम्बे ने कहा सब ऐसे क्या बेइज्जती कर रहे हो। तो वो ऐसे ही सिकंदर ने कहा नहीं सही बात तो यही है। और फिर पोरस से कहा तू वास्तव में राजा है। उसके बाद में वो जो है वो पोरस को उसका साम्राज्य पूरा लौटा देता है, कहता तेरा साम्राज्य तेरा, और तेरे साम्राज्य के ऊपर कौन अधिकार कर सकता है, कोई नहीं। तो इसलिए कहते हैं पोरस या पुरु इतना महान विजेता था। लेकिन इस पोरस के युद्ध के अंदर जो है वो सिकंदर की सेना मतलब इतनी ज्यादा डर गई थी कि जैसे सिकंदर ने आगे बढ़ने के लिए अपनी सेना को आदेश दिए तो व्यास नदी जो है, ठीक है, व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने साफ साफ मना कर दिया, कहा इससे आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। सिकंदर के सैनिकों ने कहा साहब ये जो है ना लास्ट वाला एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा खराब था हमारे लिए, तो अब आप कह रहे हो आगे और जाओ। तो आगे तो कहते हैं कि वो जो है ना मगध साम्राज्य है वहां जाएंगे पक्का ही मरेंगे अपन तो कहते हैं सैनिकों ने विद्रोह कर दिया सिकंदर के विरुद्ध। फिर फाइनली उनमें से एक कोई सेनापति आता है, सिकंदर को कहता है साहब अब आगे मत बढ़ो, अब अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब सैनिक बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और ये सैनिकों ने तो यहाँ विद्रोह पे उतावले हो गए। तो फाइनली सैनिक भी जो सिकंदर अपने सैनिकों के दबाव में आ गया और यहाँ से ये वापस चला गया। इन बिटवीन ये 19 महीने यहाँ पे रुका था, ठीक है, मतलब कितने महीने रुका था यहाँ पे, 19 महीने। इसलिए कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर के बारे में खूब सारी बातें, लेकिन